हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सौम्या ओम प्रकाश। आज हम इस लेक्चर में एक ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जिससे आपके जीके में 1 से 2 क्वेश्चन सही होना तो तय है। अब चाहे वो आपका सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि अलग अलग शिफ्ट में भी रिपीट होते हुए क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। अब आप कहेंगे कि ठीक है मैम, सारी बातें सुन ली, बट ये टॉपिक है कौन सा? तो इस टॉपिक का नाम है द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। यस, वही 7 कॉन्टिनेंट्स की बात की जा रही है जो आज के टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं। एक्चुअली इस थ्योरी में ना ये कहा गया है कि देखिए, ये 7 कॉन्टिनेंट बहुत मिलियन ईयर्स एगो पहले क्या थे? एक ही लैंड मास थे। अब हमें यही प्रोसेस को स्टडी करना है कि कैसे एक लैंड मास से हम जो है 7 कॉन्टिनेंट तक की जर्नी जो है तय करते हैं। नाउ दिस थ्योरी बेसिकली वाज गिवन बाय whom? बाय एल्फ्रेड वेगनर, राइट? बट मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन करना चाहती हूँ कि हम इस लेक्चर में थ्योरी तो पक्का कवर करेंगे, बट द मेजर पॉइंट इज कि आप मेरी पढ़ाई थ्योरी पे क्यों विश्वास करोगे, तो उसके लिए एविडेंस भी कवर करेंगे। इस थ्योरी से सारे लोग तो खुश नहीं होंगे ना, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया होगा, तो वो भी देखेंगे। एंड यहाँ पे हम जो क्या ड्रॉबैक्स रहे हैं, उन सारे ड्रॉबैक्स को भी कवर करेंगे। अंडरस्टूड? अब इन सब चीज़ों से पहले मैं आप सबको क्या देना चाहती हूँ, एक एमबीक्यू देना चाहती हूँ। नाउ एमबीक्यू क्या है? एक आपका क्वेश्चन है, आपको ये लेक्चर पूरा एंड तक देखना है और मुझे इस एमबीक्यू का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। जो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर बताएंगे, आई विल मेक श्योर कि उन सारे स्टूडेंट्स का नाम जो है नेक्स्ट लेक्चर में लिया जाएगा। ओके, तो चलिए अच्छे से रीड कर लीजिए इस एमबीक्यू को, और जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो। लेट्स बिगिन विद आवर थ्योरी। अब थ्योरी के लिए ना एक छोटा सा बेस बना लेते हैं, ठीक है? कैसा बेस? आपने सुना होगा ना कि यार ये आइडिया तो मेरा था, बट तूने मेरे आइडिया पे मेरे से ज्यादा अच्छा एग्जीक्यूशन कर लिया। विच मीन्स आइडिया किसी और का और उस पे वाहवाही, एग्जीक्यूशन किसी और की। इस थ्योरी का बेस इसी बात पे टिका हुआ है। नाउ हुआ क्या, देयर वाज अ पर्सनालिटी जिनका नाम क्या था? इब्राहिम ऑर्टिलियस। अब इब्राहिम ऑर्टिलियस क्या कर रहे थे? एक दिन ऐसे मैप को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि अगर वो साउथ अमेरिका और अफ्रीका के लैंड मास को जिक्सॉ लगाएं तो वो जिक्सॉ फिट हो रही है। फिर उन्होंने देखा कि अगर वो मेडागास्कर और इंडिया के लैंडमास को भी जिक्सॉ लगाएं तो भी वो फिट हो रहा है, जिससे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि बहुत सालों पहले ये सारे कॉन्टिनेंट्स, ये सारे लैंडमास क्या थे? एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ना ये जो कॉन्सेप्ट है वो 1596 में दिया गया था, बट इस कॉन्सेप्ट को उस टाइम पे ज़्यादा स्टडी नहीं किया गया, बिकॉज पता है टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने अच्छे हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे कि हम इस बात पे फर्दर स्टडी कर पाए। इसकी फर्दर स्टडी कौन करते हैं? इसी बात से हामी भरने वाले एल्फ्रेड वेगनर। कब करते हैं? 1912 में। यस, ही इज एल्फ्रेड वेगनर। एल्फ्रेड वेगनर ने देखा कि जो बात इब्राहिम ऑर्टिलियस ने कही थी वो बात बिल्कुल सही है कि हाँ, सच में अगर मैं कॉन्टिनेंट्स को जिक्सॉ में लगाता हूँ तो वो एक साथ क्या बैठ रहे हैं? बिल्कुल सही बैठ रहे हैं। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी थी, इक्विपमेंट्स थे, तो उन्होंने इस पे फर्दर स्टडी करना शुरू कर दिया। एंड फर्दर स्टडी करने के बाद उन्होंने हमें क्या दी? एक थ्योरी दी जिसको आज हम द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के नाम से पढ़ते हैं। इसी थ्योरी पे एक किताब भी लिखी गई है, दैट इज द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, जिसमें इस थ्योरी के बारे में ही बहुत डेप्थ में बताया गया है। तो बेसिकली आज इस लेक्चर में हम लोग इस बुक की क्या पढ़ेंगे? एक तरीके से समरी पढ़ेंगे कि उसमें कैसे कैसे बताया गया है। अब एक चीज़ याद रखना, बुक का नाम क्या है? द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, राइट? बट थ्योरी का नाम क्या है? द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इट मीन्स
थ्योरी में सिर्फ कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्टिंग के बारे में बताया गया है, ना कि ओशंस की ड्रिफ्टिंग के बारे में या ओशंस कैसे फॉर्म हुए इसके बारे में नहीं। इसके लिए हम फर्दर नेक्स्ट थ्योरीज करते हैं, तो यहाँ पे इस चीज़ को प्लीज़ हाईलाइट कर लीजिएगा। ओके, बुक के नाम में है द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, बट इन एक्चुअल इन दिस थ्योरी हम ओरिजिन्स ऑफ ओशन नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अब इतनी सारी जानकारी जानने के बाद आपको हो रहा होगा कि अब फाइनली हमें बता दीजिए कि थ्योरी है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ एक्सक्यूज मी, ये हमारे पास क्या है, मैप फॉर्मेशन है। हम इसमें जो भी पढ़ेंगे I would suggest theory इसमें given है, if you want you can take a screenshot, you can complete your notes, ठीक है, but समझना मैप से ही, because उससे ज़्यादा समझ आएगा। चलिए, ये रहे आपके पास कुछ 5 फेजेस जिसमें द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमें होते हुए दिखाई देती है। अब पहले फेज की जब मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे पहले फेज में क्या है कि हमारे पास एक लैंड मास है और उस लैंड मास को नाम दिया गया है दैट इज पेंजिया। इसी पेंजिया को फर्स्ट फेज में क्या बोला गया है, आपका सुपर कॉन्टिनेंट जो है बोला गया है। नाउ अब अगर मैं बात करूं तो किताब के ऊपर लिखा था द ओरिजिन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, तो नाम के सेक के लिए शुरू में हमें ये भी पढ़ाया गया है कि सुपर कॉन्टिनेंट के साथ क्या थे, एक सुपर ओशन बॉडी भी होती है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, दैट इज योर पैंथल एशिया। तो कभी भी आपसे कोई पूछ ले कि द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का जो फर्स्ट फेज था उसमें हमें क्या क्या देखने को मिला, तो उसमें हमें एक कॉन्टिनेंट जिसको हम पेंजिया बोलते हैं और एक आपका ओशनिक बॉडी जिसको हम पैंथल एशिया बोलते हैं उसके बारे में पढ़ने को मिला। अब आप लोगों का डाउट होगा कि पर्मियन पीरियड क्या होता है, ये क्या चीज़ है, बिकॉज हमने आज तक हिस्ट्री पढ़ी है। बिल्कुल सही, हिस्ट्री में हम लोगों ने बीसी पढ़ा है, बीसीई पढ़ा है, एडी पढ़ा है, राइट। सिमिलर काइंड ऑफ टाइमलाइन जो है वो हमें ज्योग्राफी में भी देखने को मिलती है। अब हिस्टोरिकल टाइमलाइन की अगर मैं बात करती हूँ तो मेजरली जितने भी इवेंट्स हैं उनको डेटिंग दी गई है किसके बेसिस पे, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तभी तो हम बीसी बोलते हैं। बीसी क्या है आपका, बेसिकली बिफोर क्राइस्ट। एडी क्या है, एनो डोमिनो, जिसको हम आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट के बारे में पढ़ते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ जो टाइमलाइन है वो ज्योग्राफी में भी दी गई है, बट ज्योग्राफी में जो टाइमलाइन है वो एज ऑफ रॉक्स के बेसिस पे दी गई है कि रॉक्स कितनी पुरानी है, जितनी पुरानी रॉक्स उतना पुराना टाइम पीरियड। ओके, और उतने पुराने टाइम पीरियड में यहाँ पे सबसे पहला कौन सा है, पर्मियन पीरियड। नाउ जो पर्मियन पीरियड है वो लगभग 225 मिलियन ईयर्स एगो पहले की बात है, जिसमें हमारे पास एक कॉन्टिनेंट था और एक क्या थी, ओशनिक बॉडी थी। नाउ हुआ क्या कि ये कॉन्टिनेंट टूट गया। देखो, किसी भी चीज़ को टूटने के लिए क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। अगर मैं चाहूँ इस मार्कर को तोड़ सकती हूँ, है ना, बट तोड़ने के लिए क्या लगेगी, जान लगेगी, मेरी फोर्स लगेगी। इट मीन्स पेंजिया को तोड़ने के लिए भी यहाँ पे क्या लगी होगी, किसी चीज़ की जान लगी होगी, किसी चीज़ की फोर्स लगी होगी। बिल्कुल सही। इट मीन्स दिस थ्योरी इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस। तो चलिए हम जो है अब उन फोर्सेस के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स कंसीडर अ रेड पेन फॉर फोर्सेस। चलिए, ऑल्दो हम थोड़ा आगे इसके बारे में देख लेते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। चलिए फोर्सेस आ जाइए। सबसे पहले अगर मैं किसी फोर्स की बात करना चाहूंगी इस थ्योरी में तो वो कौन सी होगी आपकी, फर्स्ट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो बहुत बेसिक से याद रखना, दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, राइट।
अब इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक और फोर्स डिराइव होती है जिसको बोल दिया गया है पोल फिलिंग फोर्स। अब आप कहोगे कि मैम ये फोर्स के बारे में तो हमने सुना ही नहीं, थोड़ा डिटेल में बताओ। तो बिल्कुल बताते हैं। पोल फेलिंग का हिंट जो है इसके नाम में ही गिवन है। पोल की बात हो रही है ना, ओके। किसकी बात हो रही है? पोल की। कहाँ पे बात हो रही है? वर्ल्ड मैप पे। और अगर मैं 3D में बात करूँ, हमारे अर्थ पे। हमारे अर्थ के या वर्ल्ड मैप पे कितने पोल्स हैं? तो हमारे पास बोलोगे 2 ही पोल्स हैं, एक मैम नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है। बिल्कुल। अब इन्हीं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे सबसे ज़्यादा क्या लगती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। क्यों ज़्यादा लगती है? बिकॉज अर्थ की शेप क्या है? जियोइड है। जियोइड का मतलब क्या होता है? ऐसी शेप जो क्या है? फ्लैट फ्रॉम पोल्स एंड बल्जी फ्रॉम अदर साइड्स। खुद सोचो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो खिंचाव जो है वो फ्लैट सरफेस पे लगेगा या बल्जी पे लगेगा? तो सब बोल रहे होंगे कि मैम इतना तो पता है कि फ्लैट पे ही लगेगा। बिल्कुल सही। तो वही बात है कि पोल्स आर फ्लैट, दैट्स वाई इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगती है। एंड ये इस थ्योरी में किसकी तरह बिहेव करते हैं? सिबलिंग्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है। अब सिबलिंग्स की तरह कैसे बिहेव करते हैं वो जरा मैं आपको पीछे वाले स्लाइड में बताती हूँ। सो यहाँ पे हमने देखा कि हम पहला स्टेज कर चुके हैं, हमें नेक्स्ट क्या है? कवर करना है। चलिए अब सिबलिंग्स की तरह वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे है नॉर्थ पोल, यहाँ पे है साउथ पोल। हुआ क्या? नॉर्थ पोल ने लैंड मास को कहा मेरी तरफ आ, ठीक है। साउथ पोल ने लैंड मास को कहा मेरी तरफ आ। तो क्या हुआ? एक खिंचाव बना ना, खिंचाव। अब आप कहोगे कि सिबलिंग कैसे हुआ? देखो मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। जो मेरा भाई है, मेरे और मेरे भाई की सबसे ज़्यादा लड़ाई पता है किस चीज़ के लिए होती है? टीवी के रिमोट के लिए। और हम टीवी के रिमोट में क्या करते हैं? उसको बीच से पकड़ते हैं और खींचातानी लगे रहते हैं, खींचातानी कि नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए। सिमिलरली नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल भी पेंजिया को ऐसे ही खींच रहे थे, जिसकी वजह से पेंजिया बीच से ब्रेक होने लग गया। Understood? So second phase में we get to know due to effect of pole filling force, पेंजिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। ठीक है। अब जब 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो पेंजिया तो नहीं बोलेंगे, क्वाइट ऑब्वियस, दोनों को अलग अलग नाम दिए जाएंगे। सो जो अपर एरिया था इसको हमने बोल दिया लॉरेशिया। इस लॉरेशिया को हम अंगारा लैंड भी पढ़ते हैं। अब आप कहोगे मैम ये अंगारा लैंड क्या है, क्यों है? देखिए ज्योग्राफी का ही एक कॉन्सेप्ट है वोल्केनो, और वोल्केनो ही है जिसमें अंगारें निकलती हैं। इट मीन्स एक ऐसी लैंड मास जिस पे हमें वोल्केनोज बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसी वजह से इसको हमने क्या बोल दिया? अंगारा लैंड बोल दिया। अब नीचे वाले एरिया को यहाँ क्या कहा गया है? गोंडवाना कहा गया है। तो इसका भी कोई रीज़न होगा। बिल्कुल सही। इस पर्टिकुलर लैंड मास पे गोंड ट्राइब का क्या था? वास था। सबसे पहली जो यहाँ पे ट्राइब ने स्टे किया था वो कौन सी थी? आपकी गोंड ट्राइब थी। अंडरस्टूड? चलो पेंजिया 2 पार्ट्स में बट गया। ज़रा ध्यान से देखो, मैंने उन 2 पार्ट्स के बीच में ऐसी लहरें से बनाई हैं, विच मीन्स कि बिटवीन उनके क्या आ गया? पानी आ गया। इसी पानी वाली एरिया को क्या बोला गया? यहाँ पे टेथियस सी बोला गया। इट मीन्स इन द सेकेंड फेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरी वी गेट टू नो कि हमारे पास 2 कॉन्टिनेंट्स हैं और एक क्या है? वाटर बॉडी। 2 कॉन्टिनेंट्स कौन से? लॉरेशिया, गोंडवाना। एक वाटर बॉडी कौन सी? दैट इज योर टेथियस सी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको? वेरी गुड। अब थर्ड फेज में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक और फोर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फटाफट से
याद कर लो, पहली फोर्स कौन सी पढ़ी हमने, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी फोर्स से डिराइव कौन सी हुई, पोल फेलिंग फोर्स। पोल फेलिंग फोर्स की वजह से यहाँ पे हमारे पास थर्ड कौन सी आ जाती है, टाइडल फोर्स। कौन सी आती है, टाइडल फोर्स। अब कंफ्यूज मत होना कि टाइड्स और वेव्स सेम होती हैं, नहीं होती हैं, दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वेव्स की, तो वेव्स का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है, वो आपका विंड से रिलेटेड है। बट वहीं अगर मैं बात करती हूँ कि टाइड का कॉन्सेप्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, तो टाइड का कॉन्सेप्ट तीन चीज़ों की जुगलबंदी से रिलेटेड है। कौन कौन सी, सन हो गया, मून हो गया एंड आपका अर्थ हो गया। इन तीनों की ही अगर हम बात करते हैं पोजीशंस की, तो यहाँ पे इन तीनों की पोजीशंस चेंज होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास टू डिफरेंट टाइप ऑफ टाइड्स आती हैं, राइट। अब टू डिफरेंट टाइप ऑफ टाइड्स कौन सी होती हैं, पहली है आपकी स्प्रिंग टाइड और दूसरी है आपकी नाइप टाइड। ठीक है, जिसको हम नीप टाइड जो है वो भी बोल देते हैं। चलिए, स्प्रिंग टाइड कौन सी है, हाई टाइड, जिसमें एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। नाइप टाइड कौन सी है आपकी, लो टाइड, जिसमें एनर्जी क्या है आपकी, कम होगी। अंडरस्टूड। सो ग्रेविटेशनल फोर्स आया, ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद हमारे पास पोल फेलिंग फोर्स आया, और पोल फेलिंग फोर्स से हमारे पास जो तैथियस सी बनी थी उसमें हमें टाइडल फोर्स के बारे में भी देखने को मिला। अंडरस्टूड। अब होता क्या है कि यही टाइडल फोर्स जो है अफेक्ट करती है, और हमें थर्ड फेज देखने को मिलता है जहां पे लॉरेशिया एंड गोंडवाना क्या बन गया है, आपका मल्टीपल एरियाज में डिवाइड हो गया है। ठीक है, नाउ जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके हमेशा याद रखना कि इस लाइन से नीचे जितने भी आपके क्या हैं एरियाज हैं, उनको हमेशा गोंडवाना लैंड ही कहा गया है, और इससे ऊपर जो है उनको हम क्या बोलते हैं, हमेशा लॉरेशिया का पार्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, इंडिया गोंडवाना का पार्ट है, लॉरेशिया का पार्ट है। मैं एक्सप्लेन कर दूंगी एंड यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि इंडिया जो है वो गोंडवाना का पार्ट है या फिर लॉरेशिया का है। चलिए, सो नाउ वी आर वेरी मच क्लियर। ड्यू टू अफेक्ट ऑफ पोल फेलिंग फोर्स हमें ये मिला, ड्यू टू अफेक्ट ऑफ टाइडल फोर्स हमें ये मिल गया। ओके, अब इन दोनों फोर्स की मदद से हमें फोर्थ फेज मिला। नाउ इन द फोर्थ फेज यू क्लियरली सी कि यहाँ पे क्या हो गया है, जो लैंड मास है अब वो एक प्रॉपर शेप ले रहे हैं। यू कैन ईजिली सी कि एक एंटार्क्टिका बन रहा है, ठीक है, एक ऑस्ट्रेलिया बन रहा है, एक साउथ अमेरिका बन रहा है, एक अफ्रीका बन रहा है, राइट। टोटल कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, 7 है। तो ये जो लैंड मास है ये भी 7 होने चाहिए ना। एक बार देख लेते हैं काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। वेट, 8 कहाँ से आ गए, हमने तो 7 कॉन्टिनेंट बोले हैं और करंटली 7 कॉन्टिनेंट्स ही हैं। तो यहाँ पे जुड़ती है हमारे साथ एक न्यू जर्नी जो हमें याद रखनी है, बिकॉज वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग एन इंडियन। अब हुआ क्या कि ये जो सबसे बड़ा पार्ट है इसको उस टाइम पे क्या बोला गया, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन का प्लेट का मतलब क्या, यूरोप और एशिया की टेक्टोनिक प्लेट्स। अब यहाँ पे प्लीज़ कंफ्यूज मत होना कि मैंने प्लेट्स वर्ड क्यों यूज़ किया। इसके बारे में जितनी भी हमारे पास मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जितनी भी माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो ना आगे वाली थ्योरीज में कवर होंगी। ये आपकी फर्स्ट थ्योरी है, इसके बाद 4 और थ्योरीज है। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, पैलियोमैग्नेटिक थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। अंडरस्टूड। सो दिस इज द फर्स्ट थ्योरी, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा कोई भी। चलिए, यूरेशियन प्लेट, और ये जो सबसे छोटी है ना, इसको उस टाइम पे कहा गया जंबो द्वीप। अब द्वीप क्यों बोला गया था देख लीजिए इसको, बिकॉज द्वीप अगर मैं इंग्लिश में बोलती हूँ तो हम आइलैंड्स बोलते हैं,
है ना। एंड आइलैंड्स की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, दैट देयर इज अ लैंड मास विच इज कवर्ड विद वाटर फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स। यही डेफिनेशन है। एक हमारे पास लैंड मास है जो चारों दिशाओं से क्या है, पानी से घिरा है, इसीलिए इसको जम्बूद्वीप बोला। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ना गुस्सा हो गई, उसने कहा मैंने पोल फेलिंग फोर्स को जन्म दिया, मैंने टाइडल फोर्स को जन्म दिया, लेकिन मेरा अफेक्ट कहाँ है, मेरा सबसे बड़ा रोल है, तो मुझे सबसे बड़ी छाप चाहिए इस थ्योरी में, और वो छाप यहाँ मिलती है। हुआ क्या, यहाँ पे जितनी भी प्लेट्स थी उनके अंदर आयरन ज़्यादा था। आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा अर्थ के बारे में तो पता होगा कि अर्थ की जो क्रस्ट है उसके अंदर आयरन भी होता है और अच्छी मात्रा में होता है, राइट। तो बड़ा लैंड मास है ना, तो यहाँ पे आयरन की मात्रा ज़्यादा, यहाँ पे आयरन की मात्रा कम। इसी बेस को लेके ये कहा गया कि जो बड़ा लैंड मास है वो बड़े मैग्नेट की तरह वर्क करना शुरू करा, छोटा लैंड मास छोटे मैग्नेट की तरह वर्क करा। हुआ क्या कि बड़े मैग्नेट ने छोटे मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से दोनों लैंड मास क्या हो गए, एक दूसरे के साथ कोलाइड हो गए। ठीक है, तो ये किससे जाके मिलता है, इस यूरेशियन वाली प्लेट से, लैंड मास से जाके मिल जाता है। आज के टाइम पे हम इस लैंड मास को कहते हैं इंडिया। यस, बिल्कुल सही सुना, जहां पर हम लोग हैं। अगर सोचो हम कोलाइड ना हुए होते, मैग्नेट की तरह वर्क ना किए होते, तो शायद से आज भी हम जम्बूद्वीप का ही हिस्सा होते, है ना। बट डेस्टिनी में जो लिखा था वो यहाँ पे हुआ। इस लैंडमास को आज इंडिया बोलते हैं, और इस कोलिजन से यहाँ पे क्या देखने को मिलती है हमें, फॉर्मेशन ऑफ, ध्यान से सुनिएगा सब, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज रेंजेस की फॉर्मेशन हुई थी। जितनी भी रेंजेस पढ़ते हो, ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज, शिवालिक हिमालयाज, सबकी फॉर्मेशन इस कॉलिजन से हुई थी। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ने सबसे बड़ी छाप छोड़ी, हमें हिमालयाज दिए, ठीक है, हम लोग जम्बूद्वीप से भारत बने, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें फोर्थ फेज में देखने को मिली, एंड इसी वजह से हमारे पास प्रेजेंट डे की एक पिक्चर है जहाँ पे यस वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स। कौन कौन से आप लोगों को पता होगा, स्टिल आई विल रिपीट। नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका इज देयर, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, और ये रहा हमारा प्यारा इंडिया। ठीक है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये थ्योरी अच्छी तरह समझ आ गई होगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर फिजिकल ज्योग्राफी। एक बेस बनाती है, बेस अच्छा नहीं होगा ना तो बिल्डिंग अच्छी नहीं बनेगी आपकी। सो आपको बेस मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। चलो अब आगे चलते हैं। आप कहोगे कि यार थ्योरी तो अच्छी थी, है ना, इसमें क्या कमियां निकाली होंगी, इसको क्या क्रिटिसिज्म दिया होगा, देखते हैं। बट उससे पहले एविडेंस देख लेते हैं। मैंने क्या कहा था, नोट्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन इसको नोटबुक में लिख सकते हैं। हम लोग सारे एविडेंस किसके थ्रू पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मैप्स के थ्रू, ठीक है ना बात। यहाँ पे सबसे पहला कौन सा है, जिगसॉ फिट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जिगसॉ फिट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि साउथ अमेरिका को अफ्रीका के साथ लगाया, देयर इज अ रफ जिगसॉ। एग्जैक्ट नहीं होगा, बहुत टाइम हो चुका है, बहुत ज़्यादा साइक्लॉन्स आए, एंटी साइक्लॉन्स आए, बाउंड्रीज टूटी हैं, बनी हैं, जिस वजह से ये रफ जिगसॉ है। उसी तरह अफ्रीका के साथ मेडागास्कर को जोड़ा, मेडागास्कर के साथ इंडिया को जोड़ दिया, है ना, इनके साथ एंटार्क्टिका को जोड़ा और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ दिया। सो यस, फर्स्ट प्रूफ, ये जो नींव ही बनी थी भाई, जो नींव ही बनी थी इस थ्योरी की, वो बिल्कुल सच है। यस, सारे कॉन्टिनेंट्स क्या हैं आपके एक्सक्यूज मी, सारे कॉन्टिनेंट्स आपके क्या हैं, जिगसॉ पजल में है। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो जिगसॉ पजल आई एम एक्सपेक्टिंग हो गया। नेक्स्ट वी हैव जियोलॉजिकल एविडेंस। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगी। सो जियोलॉजिकल एविडेंस का मतलब होता है, बहुत आसानी से बता देती हूँ, एज ऑफ रॉक्स। ठीक है, समझ गए।
पत्थर की उम्र, मान लो जो पत्थर हमें साउथ अमेरिका में मिला, वही पत्थर अफ्रीका में मिला, वही पत्थर भारत में मिला और सेम एज का मिला, तो प्रूफ हो गया ना कि तीनों लैंड क्या थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बिल्कुल सही। सेम जिक्सॉ वाली इमेज को याद करो और इस पर्टिकुलर एविडेंस के बारे में भी सोचो। यहाँ पे जो रॉक मिली वो इसके बराबर, यहाँ की रॉक इसके, यहाँ की रॉक इसके, और साइमल्टेनियसली सारी रॉक्स हमें इक्वल एजेस की देखने को मिली। ठीक है, सो सेकेंड वी हैव आर जियोलॉजिकल एविडेंस। नाउ यू विल से कि जिक्सॉ समझ आ गया, जियोलॉजिकल समझ आ गया, अब आ जाओ टिलाइट डेपोजिशन, जो बहुत सारे बच्चे भूल जाएंगे, बट आई विल मेक श्योर ये ना भूलो, बिकॉज इस पे क्वेश्चन डेड श्योर है, किसी ना किसी शिफ्ट में होगा पक्का आप लोगों के पास। चलिए, टिलाइट डेपोजिशन के लिए छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। रॉक्स के बारे में पढ़ा हमने, आपने देखा इंडिया इज कनेक्टेड विद एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया, है ना। एंटार्क्टिका एक ऐसा लैंडमास जो बहुत ज़्यादा ठंडा है, विच मीन्स कि वहाँ पे क्या रहे होंगे, ग्लेशियर्स रहे होंगे। ये पॉइंट समझ आ गया, ठीक है। इंडिया में इतनी ठंड नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया में भी इतनी ठंड नहीं थी, इसलिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर क्या देखने को मिले, रॉक्स देखने को मिले। एंटार्क्टिका में क्या ज़्यादातर देखने को मिले, ग्लेशियर्स देखने को मिले। अब हुआ क्या, जब ये लैंडमास ऐसे टूट रहा था, है ना, तो जो पत्थर थे ना, उन पत्थर के ऊपर से ग्लेशियर्स ऐसे घसीट कर निकल गए। जब वो ग्लेशियर्स ऐसे घसीट कर निकले तो पत्थर के ऊपर क्या बन गई, स्क्रैचेस बन गए। उन स्क्रैचेस के अंदर हमें क्या देखने को मिला, ग्लेशियर का फ्रेश वाटर स्टोर हो गया। तो जिस भी कॉन्टिनेंट में ऐसे पत्थर देखने को मिले हैं जहां पर क्या है, ग्लेशियर के स्क्रैचेस हैं, उन स्क्रैचेस के अंदर फ्रेश वाटर देखने को मिला, उसको कहते हैं टिलाइट डेपोजिशन। जो आपने जिक्सॉ पजल में देखा, यहाँ पे इन्हीं में जो है हमें क्या देखने को मिले हैं, टिलाइट डेपोजिशन देखने को मिले हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइन है कि यहाँ मिला है, बट मैंने आपको बहुत ईजी तरीके में बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, आर फॉसिल एविडेंस। फॉसिल्स क्या होते हैं आप लोगों को पता ही होगा। फॉसिल्स का मतलब जो बचे कुचे या तो हड्डियां होगी या पेड़ पौधों के एविडेंस होंगे। यस, तो यहाँ पे हम उन्हीं एविडेंस की बात जो है करेंगे। सबसे पहले देखो भाई, मैं ना छिपकलियों से बहुत डरती हूँ, तो मैं सबसे बड़ी छिपकली की बात करूँगी, राइट। तो ये क्या है, मीजोसॉरस है। अब जो मीजोसॉरस की हड्डियाँ हैं वो हमें साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका में देखने को मिली है, और इसी एविडेंस से किसकी शुरुआत होती है, क्रिटिसिज्म की शुरुआत होती है। कैसे शुरुआत होती है, फ्रेश वाटर एनिमल है ये, तो फ्रेश वाटर का है, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो सॉल्टेड वाटर है। तो हुआ क्या कि एल्फ्रेड वेगनर ने अपनी जान झोंक के थ्योरी दी, एविडेंस दिए, लेकिन जिन लोगों को विश्वास नहीं करना था उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि मीजोसॉरस फ्रेश वाटर का एनिमल है। तू कैसे बोल रहे कि वो सेलाइन वाटर से इधर उधर हो गया होगा, ठीक है, फ्रेश वाटर का है तो सेलाइन में कैसे गया भाई। माना चल हड्डियां मिली, पर ऐसा थोड़ी है कि सेलाइन में, क्या पता घूम घाम के कहीं से चला गया हो। अंडरस्टूड। सो इसी से क्रिटिसिज्म की शुरुआत हुई। सेकंड क्या है हमारे पास, दैट इज योर ग्लॉसोपेट्रस। नाउ व्हाट इज ग्लॉसोपेट्रस, उस फूल पत्ती पे मत जाओ, आपने लोटस देखा है, ठीक है, तो लोटस का ना बहुत 100 टाइम से भी बड़ा फ्लावर ले लो, उसको कहते हैं ग्लॉसोपेट्रस, ठीक है। और जो ग्लॉसोपेट्रस है बेसिकली वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिले, उसके एविडेंस ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, अगर हम बात करेंगे थोड़ा इंडिया के सदर्न पोर्शन में, मेडागास्कर में, अफ्रीका में एंड साउथ अमेरिका में, राइट। बट आज के टाइम पे इस पर्टिकुलर ग्लॉसोपेट्रस जो है, ठीक है, उसके अलग अलग इवॉल्व्ड वर्जन्स जो है हमें सारे कॉन्टिनेंट्स में या कंट्री में जो है देखने को मिलते हैं, आइलैंड में। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वी हैव आर लाइस्ट्रोसॉरस। अब लाइस्ट्रोसॉरस क्या था, जिन्होंने जुरासिक देखी होगी तो उसमें वो शरीफ वाले होते हैं ना, जो बहुत अच्छे डायनासोर्स होते हैं, जो क्या कहते हैं, वीगन डायनासोर्स होते हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते। यस, वो ही ये क्या है, लाइस्ट्रोसॉरस है, ठीक है। देखो कितना हंस भी रहा है ये,
जूम करके देखना, इसके ऐसे 2 दांत निकले हुए हैं, ऐसे स्माइल कर रहा है। तो इसके एविडेंस कहाँ कहाँ मिले हैं? इंडिया में, अफ्रीका में एंड एंटार्क्टिका में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक आ जाता है भाई सबसे खतरनाक सा डायनासोर, और इनके एविडेंस कहाँ थे? अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। इन्हीं एविडेंस से क्या शुरू हुआ? क्रिटिसिज्म का सिलसिला शुरू हुआ। बहुत सारे साइंटिस्ट ने बोला कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि फॉसिल्स मिले हैं तो वो ट्रैवल करके गए हों, ठीक है, या फिर वो वहीं पे रहते हों। तो बहुत सारी यहाँ पे क्या थी, अलग अलग अजम्पशंस आ रही थी, राइट। सो मेजरली यहीं से जो है आपका क्रिटिसिज्म शुरू हुआ था। आई एम एक्सपेक्टिंग ये सारे आपको याद हो गए होंगे, बिकॉज जो मैंने सर्कल किए हैं, ठीक है, वो आपके एग्जाम में आए हैं। चाहो तो कोई भी PYQ निकाल के देख लेना, आपको मिल जाएगा। अब यहीं से हम बात शुरू करते हैं किसके? ड्रॉबैक्स की। तो सबसे पहले ड्रॉबैक क्या था? लैक ऑफ मैकेनिज्म। नाउ व्हाट इज लैक ऑफ मैकेनिज्म? एल्फ्रेड वेगनर ने फोर्सेस के बारे में बताया, लेकिन वो कभी भी डिफाइन नहीं कर पाया कि इतनी अलग अलग डायरेक्शन में फोर्सेस क्यों लगी। तो यस, उसने एक बेस थ्योरी दी, बट ही वॉज समवेयर अनेबल टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स, राइट। सो दैट वाज द बिगेस्ट ड्रॉबैक। सेकेंड वी गेट टू नो अपोजिशन आया भाई, जियोलॉजिस्ट। अब अपोजिशन पार्टी कुछ भी बोलती है, ठीक है, तो वही बात थी। क्रिटिसिज्म में आपने देखा होगा, मैंने ना आपको थोड़ा जंबल करके स्टेटमेंट्स बोली थी। वो इसलिए बोली थी बिकॉज ऐसे ही क्रिटिसिज्म वहां पे आए थे, उसका कोई सर पैर नहीं था जो वो बोल रहे थे, बस उनको था कि इसने कैसे कर लिया, ये काम मेरे को नहीं पसंद, इसने कैसे कर लिया। ये सिनेरियो जो है वहां पे हमें देखने को मिलता था, ठीक है। दैट्स वाई अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा क्या किया, यहाँ पे अपोज किया और कहा कि आपने जो भी नॉलेज दी है दैट इज इनसफिशिएंट, वो सफिशिएंट नहीं है किसी के लिए भी। चलिए आगे चलते हैं। यस, नेक्स्ट वी हैव, हमारे पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं थी ओशन की। वो तो मैं आपको देखिए शुरुआत में ही समझा चुकी हूँ कि बुक में लिखा है ओरिजिन ऑफ ओशंस, बट इन एक्चुअल नहीं है ऐसा कुछ भी, ठीक है। सो ओशंस की ओरिजिन जो है वो हम थर्ड थ्योरी में पढ़ते, दैट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जो हेनरी हेस ने दी थी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन आपकी नहीं दी गई है ओशंस के रिगार्डिंग, हमें बस बता दिया देयर वाज अ टेथियस सी एंड पेंथलेशिया, उसके आगे कुछ भी डिवीजन नहीं है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे मेंटल कन्वेक्शन को इग्नोर किया गया, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ व्हाट इज दिस मेंटल excuse me, yes, let's start. So what is mental convection? एक छोटी सी चीज कही गई कि देखिए जो लैंड मास है वो ऐसे पतली सी पत्ती तो नहीं होगी ना कि थोड़ी सी फोर्स लगी टूट गई, नहीं, वो एक प्रॉपर लेयर्स है, उसमें बहुत ज्यादा लेयर्स हैं। तो टूटने के लिए फोर्स का अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से लगना जरूरी है, ठीक है। कभी आपने लकड़ी तोड़ी है? डैम श्योर तोड़ी होगी। तो जब आप लकड़ी तोड़ते हो तो क्या करते हो? पहले उसको ऐसे मोड़ते हो, फिर ऐसे मोड़ते हो, है ना। क्यों मोड़ते हो? कि वो अच्छी तरह वीक हो जाए और वो टूट जाए। सिमिलरली ये कहा गया कि लैंड मास कोई पतला पेपर नहीं है कि तुमने एक तरफ एक साइड से करो टूट जाएगा, नहीं। तुमने एक्सटर्नल फोर्सेस बताए, बट वी आर डैम श्योर कि कुछ इंटरनल फोर्सेस भी होंगे, और इन्हीं इंटरनल फोर्सेस के बारे में सेकेंड थ्योरी में बात की जाती है, जिसको हम कन्वेक्शनल करंट थ्योरी बोलते हैं। अंडरस्टूड? सो ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन दिस एज वेल, राइट। सो दीज वर द मेजर ड्रॉबैक्स जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नाउ आगे क्या है? इनकंसिस्टेंट मूवमेंट रेट। अब इनकंसिस्टेंट मूवमेंट रेट का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपने ना ईयर्स में देखा होगा गैप। लेट मी शो यू, हाँ ऐसे नहीं समझ आएगा क्लियरली। ये देख लो 25, 2225, 200, 150, 65 प्रेजेंट डे। क्या कोई सिमेट्री है इन ईयर्स में? कोई सिमेट्री नहीं है, नहीं है ना कोई सिमेट्री। बस इसी वजह से इसको क्या कह दिया गया कि आपने इनकंसिस्टेंट मूवमेंट रेट बताया, आपने कोई तो कंसिस्टेंट बताया ही नहीं कि हाँ इतने इतने साल बाद हुआ है। तो यस देवर मल्टीपल ड्रॉबैक्स, उन सारे ही ड्रॉबैक्स को जो है हम फर्दर थ्योरीज में कवर करेंगे। और इसी के साथ हम अपने लेक्चर के एंड पे आ जाते हैं, और अब आपका काम शुरू होता है। फटाफट से MBQ का आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे हाइड्रेटेड एंड स्टडी वेल एज वेल। थैंक यू, टेक केयर।